नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना के बारे में और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स डिफरेंट टाइप। जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यदि इसे आगे पुनः स्प्लिट करें तो इसमें 3 वर्ड्स मिलते हैं। डीऑक्सी पहला, न्यूक्लिक दूसरा और एसिड तीसरा। डीऑक्सी डीएनए में पाए जाने वाली डीऑक्सी प्रकार की शर्करा के बारे में बताता है। डीएनए कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यह न्यूक्लिक शब्द के द्वारा दर्शाया जाता है। डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है, यह एसिड शब्द बताता है। तो कोशिका में केंद्रक में पाया जाने वाला डीऑक्सी शर्करा को धारण करने वाला अम्लीय प्रकृति का अणु डीएनए कहलाता है। डीएनए एक बहुलक है जो छोटी इकाइयों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। डीएनए इज़ ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना को विस्तार से अध्ययन है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा शर्करा, यहाँ देख रहे हैं आप। और तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ देख रहे हैं आप। डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा पांच से मिलकर बनी होती है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। इसलिए इसे पेंटोस शर्करा कहते हैं। डीऑक्सी पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। अब डीऑक्सी शब्द क्यों काम में लेते हैं? दो नंबर कार्बन पर आरएनए में OH समूह पाया जाता है, लेकिन डीएनए में उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हाइड्रोजन से, यानी इसमें एक ऑक्सीजन कम है। इसीलिए डीऑक्सी शर्करा। यदि नाइट्रोजनी क्षारकों पे हम आए तो नाइट्रोजनी क्षारकों के 2 समूह पाए जाते हैं। और प्यूरीन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पिरिमिडीन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्यूरीन्स फिर 2 प्रकार के मिलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं डीएनए के अंदर, साइटोसिन और थाइमिन। यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर एक विशेष प्रकार का पिरिमिडीन
यूरासिल पाया जाता है थायमिन के स्थान पर। तो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस प्रकार की शर्करा और एक फास्फेट समूह। नाइट्रोजनी क्षारक फिर 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एडेनिन और ग्वानिन के रूप में, पिरिमिडीन्स साइटोसिन और थायमिन के रूप में। एक नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक इसके बीच में जो बंध पाया जाता है उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह जोड़ दिया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, अर्थात न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह डीएनए। फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है। जब डीएनए निर्माण के समय अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाते हैं तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बंध बनता है उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। और डीएनए के निर्माण में कई न्यूक्लियोटाइड ऐसे कई फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। डीएनए जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके 2 सिरे होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। इनके बारे में विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी क्षारक इससे बाहर निकले हुए होते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ। यहाँ हम अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक देख सकते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये शर्करा के साथ जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। डीएनए की संरचना को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। वॉटसन और क्रिक ने यह मॉडल दिया जिसका आधार कई पूर्व के एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें प्रमुख थे विल्किंसन और फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा।
यह जो मॉडल था यह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर आधारित था। चारगाफ ने यह देखा था कि डीएनए में एडेनिन और थायमिन की तथा ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा बराबर होती है, अर्थात एडेनिन और थायमिन बराबर मात्रा में हैं और ग्वानिन और साइटोसिन बराबर मात्रा में हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर वाटसन और क्रिक ने अपना डीएनए का मॉडल दिया, जिसके मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है, जिसकी बैकबोन और फॉस्फेट बनाते हैं और नाइट्रोजनी क्षारक इनसे बाहर निकले रहते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में बनते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ बेस पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। डीएनए की ये दोनों चेन्स जो हैं ये एंटी पैरेलल होती हैं, अर्थात एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी रखता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी रखता है। इसे और विस्तार से अभी देखेंगे। डीएनए की ये दोनों चेन्स या दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे पर राइट हैंडेड तरीके से लिपटे हुए होते हैं। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। और इसकी एक हेलिक्स जो है उसकी पिच 3.4 नैनोमीटर होती है। इन सब को विस्तार से समझने के लिए ये चित्र हमारी मदद करेगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि डीएनए की सर्पिल की जो चौड़ाई है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। एक सर्पिल (34 आर्मस्ट्रॉन्ग लेंथ की। इसमें हम देख सकते हैं कि 10 नाइट्रोजनी क्षारकों के पेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ आप मेजर और माइनर ग्रूव्स भी देख सकते हैं। इसी को विस्तार से देखें स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है और इनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। तो दोनों स्टैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली है वो दोनों स्ट्रैंड्स की
शुगर का विन्यास है, ओरिएंटेशन ऑफ शुगर इन बोथ द स्ट्रैंड्स। इसमें हमें पता चल रहा है कि ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है और इसमें हमें पता चल रहा है कि ओरिएंटेशन अपवर्ड है। अभी कुछ देर पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। एक स्ट्रैंड में शर्करा का विन्यास दूसरे स्ट्रैंड में शर्करा के विन्यास से भिन्न होता है, विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल कहलाते हैं। डीएनए के कार्यों को समझने के लिए, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए, इस एंटी पैरेललिटी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी को समझते हैं। हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड में जो शर्करा है, ये इसका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है और ये 5 नंबर कार्बन है। 5 नंबर कार्बन पर हमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ। यह इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड कहलाएगा। में नीचे आए तो हमें पता चलेगा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन पर एक OH समूह उपलब्ध है, जो पुनः किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा हुआ। यह इस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड कहलाएगा। लेकिन यदि हम दूसरे स्ट्रैंड को देखें तो हमें बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि दूसरे स्ट्रैंड पर शर्करा का विन्यास पहले स्ट्रैंड से विपरीत है। पहले स्ट्रैंड में 5 प्राइम कार्बन फॉस्फेट को धारण कर रहा था और फ्री था, जबकि यहाँ क्योंकि शर्करा का ओरिएंटेशन अपोजिट है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर कार्बन है वो फ्री OH को धारण कर रहा है। अर्थात यहाँ पे सेकंड स्ट्रैंड में ये पर्टिकुलर पॉइंट 3 प्राइम एंड कहलाएगा, जबकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था वहाँ ये 5 प्राइम एंड था। इसी चित्र को यदि दोबारा देखें तो डीएनए की पोलैरिटी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हमें पता चलेगा कि एक जगह 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ है। इसी को और विस्तार से यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए डीएनए 3 डायमेंशनल कैसे दिखाई देता है। आप माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव देख सकते हैं। आप डीएनए की बैकबोन देख सकते हैं और बीच में जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनको देख सकते हैं। ये चित्र भी एक डिफरेंट तरीके से उसी चीज़ को दिखाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी कुछ नाइट्रोजनी क्षारक डबल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ नाइट्रोजनी क्षारक सिंगल स्ट्रक्चर के होते हैं।
कुछ नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और कुछ नाइट्रोजनी क्षारक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। बहुत क्लियर डायग्राम है डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे भी दिखा रखा है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। अभी जो हमने पढ़ा यह है बी डीएनए पढ़ा। जीवों में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में बी डीएनए ही पाया जाता है, परंतु विशेष स्थितियों में कुछ अलग प्रकार के डीएनए भी रिपोर्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए भी पाए जाते हैं। ये टेबल इन सब डीएनए का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, ए और सी भी राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। बी डीएनए में जो पिच देखी थी हमने, लंबाई जो देखी थी वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ए डीएनए में ये 28 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, सी डीएनए में लगभग 31 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है और जेड डीएनए के अंदर 69 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। बी डीएनए में एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते थे। ए डीएनए में 11 पाए जाते हैं, सी डीएनए में 9.33 पाए जाते हैं और जेड डीएनए में 12 पाए जाते हैं। बी डीएनए की सर्पिल की चौड़ाई हमने 20 आर्मस्ट्रॉन्ग देखी थी। ए डीएनए में यह 23 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सी डीएनए में यह 19 आर्मस्ट्रॉन्ग है और जेड डीएनए में ये 18 आर्मस्ट्रॉन्ग है। बी डीएनए में भी कुछ वेरिएशन मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं बेस पेयर पर टर्न 10 से 10.6 तक दिखा रखे हैं। उसी तरह जो डायामीटर है वो भी 19 आर्मस्ट्रॉन्ग और 20 आर्मस्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किया जाता है। अब इन विभिन्न डीएनए प्रकारों में बी डीएनए के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जेड डीएनए है, क्योंकि इसकी विशेषताएं इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। डिफरेंसेस बिटवीन जेड डीएनए एंड बी डीएनए। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है, जबकि हम जानते हैं कि बी डीएनए राइट हैंडेड था। बी डीएनए एक रेगुलर संरचना रखता है, जबकि जेड डीएनए अपनी विशेषताओं के कारण एक जिगजैग स्ट्रक्चर रखता है। इसी कारण इसका नाम जेड डीएनए रखा गया है, डीएनए विद जिगजैग स्ट्रक्चर। इसकी ऐसी जिगजैग स्ट्रक्चर क्यों है, इसका उत्तर इसकी ओरिएंटेशन में छुपा हुआ है। चलिए पहले चित्र देखते हैं, वो इसे समझने में मदद करेगा। आप यदि बी डीएनए की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ सेम ओरिएंटेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। डीएनए
जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें शर्करा की ओरिएंटेशन समान होती है बी डीएनए में। लेकिन यदि आप जेड डीएनए को देखेंगे तो जेड डीएनए में एक ही स्ट्रैंड में जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है और उसके नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें शर्करा की ओरिएंटेशन सेम नहीं है, वरन एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से यह बी डीएनए वाली सामान्य संरचना धारण नहीं कर पाता और इसकी स्ट्रक्चर जिगजैग होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो यह है कि बी डीएनए की इकाई एक न्यूक्लियोटाइड थी, लेकिन जेड डीएनए की इकाई एक न्यूक्लियोटाइड नहीं वरन एक न्यूक्लियोटाइड पेयर होती है। द यूनिट ऑफ जेड डीएनए इज ए न्यूक्लियोटाइड पेयर। In ZDNA, sugar residues have alternating orientation. अभी देखा था इसे हमने। So that repeating unit is a dinucleotide. ZDNA की यूनिट क्या है? एक डाईन्यूक्लियोटाइड, as against BDNA where repeating unit is a mononucleotide and the orientation of sugar molecule is not alternating. ZDNA में जो complete helix है उसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं या 6 रिपीटिंग डाईन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, जबकि बी डीएनए में हम जानते हैं कि केवल 10 बेस पेयर्स मिलते हैं या 10 रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। बी डीएनए और जेड डीएनए के अंतर को और स्पष्ट करता है। तो इस तरह हमने डीएनए की संरचना का और उसके विभिन्न प्रकारों का मूलभूत अध्ययन किया। धन्यवाद।